की बाबू मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? इसका आप लोग आंसर लगाइए। तो डीएनए द्विगुणन की बात करें, सबसे पहले आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो ये तो हमारा गलत आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो ये होता है ना आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनाता है। डीएनए से क्या करता है बाबू? ये एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो ये भी तो हमारा नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या होता है? डीएनए से संदेशवाहक आरएनए का बनाना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। लाइगेज आपका होगा नहीं बाबू, क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज होगा। और डीएनए पॉलीमरेज का हम लोग क्या करते हैं? डीएनए द्विगुणन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए का बनना। आरएनए से क्या होता है? डीएनए का बनना। डीएनए का बनना, ये हमारा क्या होता है? रिवर्स। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर आपसे पूछेगा डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है, तो आप सबको हटा दीजिए। ध्यान में इतना रखिए कि डीएनए पॉलीमरेज का होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, और जितना संभावित हो सकता है उतना क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अभी से लेकर डेली बाय डेली 1 फरवरी तक, क्योंकि हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, और ये तीनों में 100% की मेरा पढ़ाया हुआ रहेगा तो रहेगा। 70 में से आप 60-65 सही करके आ जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी पे अब ज्यादा हम लोग को फोकस करना है, और डेली बायोलॉजी का क्लास होगा जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है। ठीक है, और नया नया क्वेश्चन आते रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनमें क्या हो, विभिन्न अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? तो अब उसे कहा जाता है बहुअलील। क्या कहा जाता है बाबू? बहुअलील कहा जाता है। ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा? बहुअलील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, और थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक और सबसे कम गुणसूत्र वाले, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन है जो जिन है जो सबसे, यहाँ पे याद रखना कि सबसे कम और सबसे अधिक जिन वाला मानव गुणसूत्र है, तो हमने क्या बताया था कि गुणसूत्र 1 में सबसे ज्यादा जिन पाया जाता है, और गुणसूत्र वाई में क्या होता है? सबसे कम जिन पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र 1 में कितना? तो 2000 यहाँ पे 968 जिन होते हैं अधिकतम, याद रखना है किसमें? तो गुणसूत्र 1 में। और गुणसूत्र वाई में कितना होता है? तो 231 जिन होते हैं, जो कि हमने आपको ये लिख दिया है ताकि आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, और बायोलॉजी से कोई भी मजाक नहीं, ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ते रहिए। ठीक है, और इसका तो टेंशन मत लीजिए बाबू, 70 में से 35 बनाना है, इतना तो पढ़ा ही चुके हैं कि 35 आप आराम से बना सकते हैं, इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए। अब देखिए, न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर होता है किसका? तो न्यूक्लियक अम्ल किसका पॉलीमर होता है? तो ये होता है, प्यारे बच्चों, न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुलक। यानी न्यूक्लियक अम्ल किसका बहुलक होता है? ये बाबू पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में भी कि न्यूक्लियक अम्ल किसका बहुलक होता है। तो हमने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइडस, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइडस का बहुलक होता है कौन सा? तो न्यूक्लियक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडस का बहुलक होता है, ना कि न्यूक्लियोसाइडस का बहुलक होता है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या आंसर लगाएंगे कि न्यूक्लियक अम्ल जो पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइडस का होगा। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी, देखिए क्या लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होता है? ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलक विकिरण इनमें से किसका एक उदाहरण होता है? तो ये होता है अपसारी क्रम विकास का। किसका एक उदाहरण होता है? अपसारी क्रम विकास का। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? मतलब आपको बताना कि पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में पूछा जा रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। तो पूरे विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? तो ऑप्शन के अनुसार कितने हो जाएंगे बाबू? 34। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, तो हमारे पूरे विश्व में कितने हैं? 34 है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए तो क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए में, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? जो प्यारे बच्चों एक त्रिपेड़ी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये हम उतना अच्छा से फिगर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है, जो टीआरएनए भी कहते हैं। 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए को कोडोन से बांधता होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है? एंटीकोडोन इसका उपस्थित होता है। 3 को क्या होता है? एंटीकोडोन इसका उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक यहाँ पे आरएनए यानी एमआरएनए, ये क्या है? संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, है ना, संदेशवाहक आरएनए को कोडोन से बांधता है, वो क्या है? तो बाबू एंटीकोडोन उपस्थित होता है किसमें? तो याद रखना है कि आपका ट्रांसफर आरएनए में, और ट्रांसफर आरएनए में ये क्या होता है? हमारा एंटीकोडोन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक की इकाई की माप की जाती है ना। वायु, यहाँ देखिए स्तंभ, यहाँ देखिए कॉलम में ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? यहाँ पे आपको सिर्फ गुमराह किया गया है। साफ क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? एक बार बताइए। ओजोन परत पाया कहाँ पे जाता है? तो ओजोन परत हमारा स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो पराबैंगनी किरणों से हमको सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या है? ओजोन परत का कार्य है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत की क्या मापी जाती है? मोटाई मापी जाती है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पश्च विषाणु है? तो पश्च विषाणु के बारे में हमने आपको बताया था कि जो एचआईवी होता है ना प्यारे बच्चों, एचआईवी, है ना, ये क्या होता है? जो एड्स का विषाणु होता है। ये किसका विषाणु होता है? ये एड्स का विषाणु होता है। एड्स का विषाणु जो होता है एचआईवी, है ना, जो हमारे हेल्पर टी कोशिका को नष्ट करता है, हमारे सहायक टी कोशिका पे आक्रमण करता है, उसको नष्ट करता है। उसमें पूछा जा रहा है कि ये पश्च विषाणु कौन सा है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद कर लेना है, वायरस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जा रहा है कि ओपेरोन मॉडल क्या करता है? प्रस्तावित किया। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जैकब तथा मोनोड ने। जैकब तथा मोनोड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया। इसमें क्या होता है? जीन के रेगुलेशन के बारे में बताया। जीन का क्या होता है? रेगुलेशन। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चे